हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है। इसके पहले हमने बच्चों उपसंयोजी यौगिक का आयुपेशी नामनक्लेचर विधिवत कराया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनता है। अब बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो समाव्यवता। समाव्यवता का मतलब क्या होता है भाई साहब? हमारा यौगिक वही रहेगा, केवल संरचना बदल जाएगा। अब संरचना इसमें कैसे बदलेगा? कुछ आयन के आदान प्रदान से, कुछ केंद्रीय धातु परमाणु के आदान प्रदान से, ठीक है, कुछ लिगेंड के आदान प्रदान से। इस प्रकार से उनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। बाकी जो आणविक सूत्र है वही रहेगा। आणविक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि 5 अमोनिया जुड़ा है यानी एमीन ग्रुप जुड़ा है तो 5 एमीन ही रहेगा उसमें, भले चाहे वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर उपसंयोजी क्षेत्र से बाहर परमाणु में जुड़ जाए या बाहर से अंदर चला जाए। तो समाव्यवता केवल और केवल यौगिक के लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु और आयन से ही संबंधित है। इन्हीं के इधर उधर विचरण से समाव्यवता उत्पन्न होती है। क्योंकि भाई 11th क्लास में आपने समाव्यवता अच्छे तरीके से पढ़ा है। समाव्यवता है क्या कि आणविक सूत्र में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन संरचना सूत्र बदल जाए। संरचना सूत्र के बदलने से उसकी प्राकृतिक गुण भी बदल जाए, उसका प्रॉपर्टी भी बदल जाए, वो आपका समावयवी एक दूसरे के कहलाते हो। यह गुण जो समाव्यवता कहलाती है कि भाई हमारा सूत्र एक ही है लेकिन उनका संरचना जब हमने बनाया तो भिन्न भिन्न हो गया। और संरचना की भिन्न भिन्न के कारण भाई जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, सूत्र दोनों का सेम है लेकिन संरचना अलग अलग, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी बदल गई तो एक दूसरे के समावयवी। मतलब कि समझने की बात है। C6H12O6 ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम है। सुक्रोज को तोड़ो तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। तो जिनके आणविक सूत्र समान रहे किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के समावयवी कहलाती है। और बच्चों फिर यह जो रासायनिक सूत्र समान है, संरचना अंतरिक्ष विन्यास अलग अलग है तो समावयवी कहलाएंगे। और यह परिघटना जो है, यह क्रिया जो है वो समाव्यवता कहलाती है। चीजें क्लियर है बच्चों? समाव्यवता समझ में आ गया। अब ये जो 12th क्लास में समाव्यवता है बहुत ही साधारण है। देखने को तो 5 से 6 पेज है। आपसे कोई कहेगा तो आप लोग रेक्टिफिकेशन करते रह जाओगे, लेकिन मैं समझाऊंगा तो 2-2 मिनट में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भाई इतने लंबे चौड़े याद करना थोड़ी ना, रेक्टिफिकेशन थोड़ी ना करना है। जैसे पहला हमारा देखिए आयनीकरण समाव्यवता। आयनीकरण समाव्यवता कब उत्पन्न होता है? इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका एक समझने का तरीका है बस। नहीं कोई कह दे सर परिभाषा है आपने नहीं बताया। अरे इसको समझा जाता है कि किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में आयनीकरण समाव्यवता कब उत्पन्न होती है। आयनीकरण समाव्यवता कब उत्पन्न होती है तो इसके पीछे आप लोग एक एग्जांपल्स ले लो। जैसे मैं बच्चों यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु मैंने कहा प्लेटिनम है, इसके साथ आपका एमीन ग्रुप जुड़ा है यानी अमोनिया एमीन जिसे बोलते हैं NH3 का होल 4, फिर Cl2 और बच्चों यहां पे जो आयन है वो Br बाहर है, ये लो आप Br2। और अब इसमें आदान प्रदान हो जाए, आयन बदल जाएं, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास ये Cl2 है वो बाहर चला जाए और Br2 अंदर आ जाए, तो अंदर के जो आयन स्थित है वो बाहर चला गया और बाहर का आयन अंदर आ गया। तो इसको हम इस प्रकार से फिर लिखेंगे, प्लेटिनम NH3 का होल 4 और यहां पर Br2 हो जाएगा और फिर ये Cl2 हो जाएगा। मतलब संकुल आयन, यहां पे देखो संकुल आयन के अंदर उपस्थित आयन यानी समूह आयन का जो भी समूह होगा और बाहर स्थित आयन के बीच में या समूहों में जब परस्पर परिवर्तन हो जाए तो आयनीकरण समाव्यवता उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर के बच्चों आयन का आदान प्रदान देखो जरा, संकुल आयन के अंदर उपस्थित परमाणु, ये संकुल आयन हो गया है ना भाई। इधर धनात्मक भाग इधर ऋणात्मक भाग होता है। जब भी हम यहां पर 2 भागों में बांटेंगे, धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग, ठीक है। तो संकुल आयन के अंदर का यहां पर समूह और बाहर के आयन का समूह जब एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं तो आयनीकरण समाव्यवता उत्पन्न हो जाती है। सूत्र वही है,
2 Cl है तो यहाँ पे भी 2 Cl, Br है तो यहाँ भी 2 Br है, ठीक है। प्लेटिनम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, NH3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन इनमें आयनों के आदान प्रदान से इसके यौगिक के संरचना में भिन्नता आएगी और इसके प्रॉपर्टी में भिन्नता आएगी। जैसे आप देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया बच्चों, कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 का होल 5 Br SO4। SO4 कहाँ चला जाए, अंदर चला जाए, और Br क्या हो जाए, बाहर चला जाए। इस स्थिति में इनका परीक्षण ही बदल जाता है। तो यहां पर देखो पहला यौगिक लाल बैंगनी है, लेकिन सल्फेट आयन का परीक्षण देता है, अर्थात BaCl2 विलयन इसके जलीय विलयन में मिलाने पर BaSO4 सफेद अवक्षेप देता है, और यह Br निगेटिव या AgNO3 परीक्षण नहीं देता। इसे सल्फेट आयन की उपस्थिति ज्ञात हो जाती है। इसमें बात करते हैं। और दूसरे यौगिक की बात करें बच्चों, यह लाल रंग का होगा, ये लाल बैंगनी है ना, ये लाल बैंगनी है, और ये जो दूसरा यौगिक होता है ये लाल रंग का होता है। BaCl2 के साथ यह अवक्षेप नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये BaCl2 के साथ BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अवक्षेप देता है, लेकिन ये अवक्षेप नहीं देता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाई साहब परिवर्तन हो गया ना, ये BaSO4 बनाएगा, लेकिन यहाँ पे BaSO4 थोड़ी ना बना सकता है, क्योंकि SO4 अंदर हो गया, बाहर का ही कोई ना कोई जो आपका समूह है वही क्रिया करता है। जैसे यहाँ पर हम अवक्षेप जैसे BaCl2 का क्रिया कराएंगे तो Ba जो है SO4 को लेकर BaSO4 का अवक्षेप बनाएगा। तो बाहर का जो परमाणु है, बाहर का जो समूह है वो क्रिया कर लिया, लेकिन यहाँ पर बाहर का समूह Br है, तो BaSO4 अवक्षेप बनेगा ही नहीं, इसलिए BaCl2 का परीक्षण नहीं देता है। तो दोनों में सूत्र तो सेम है, संरचना यहाँ पे बदल गया, और भैया यहाँ पर परीक्षण भी बदलेगा, इसका गुण भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे समव्यपता आपका आयनीकरण समव्यपता, मतलब अंदर के बाहर के आयन के विनिमय से आयन का विनिमय हुआ तो आयनीकरण समव्यपता उत्पन्न हो गया। सारा समव्यपता खत्म करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहे। दूसरा हमारा हाइड्रेट समव्यपता। अब देखो समझ लोगे ना तो इसे आप अपने भाषा में लिख भी लोगे, रट्टाफिकेशन की बात ही नहीं है। हाइड्रेट समव्यपता में कुछ भी नहीं है बच्चों, सीधा फंडा है H2O का आदान प्रदान होना। H2O मतलब एक्वा समूह। H2O पानी जो होता है उसे लिगेंड में एक्वा के नाम से जाना जाता है। ये आपका H2O है, ठीक है। ये उदासीन लिगेंड है बच्चों। कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है, मतलब इसमें कोई आयन न धन है न ऋण है। इसको हम एक्वा के नाम से जानते हैं। अब जब किसी यौगिक में आपका H2O होगा और उसके अंदर बाहर के विनिमय से जो आपका समव्यपता उत्पन्न होगा वो हाइड्रेट समव्यपता होगा। देखो किसी उपसंयोजी यौगिक में जल उदासीन लिगेंड या क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित रह सकता है। अतः इन यौगिकों में जिनका संगठन तो समान परंतु जल के अणुओं की संख्या लिगेंड के रूप में या किलासीय जल में अणुओं के रूप में अलग अलग होता है, हाइड्रेट समव्यपता पाई जाती है। मतलब संरचना सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र इसका समान होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाएगा। जल के अणुओं की संख्या समान रहेगी लेकिन विनिमय के कारण उत्पन्न होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, बिना एग्जांपल तो आप समझ ही नहीं पाओगे। जैसे मेरे पास यहां पर है क्रोमियम H2O का होल 6 और यहां पर आपका क्लोरीन 3 है, ठीक है। इसका मैं आपसे कह दूं कि रंग बताओ, तो इसका रंग बच्चों लगभग बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। अब मैंने कहा ना कि जल के अणुओं की संख्या समान रहेगी लेकिन विनिमय होगा। एक जल का अणु बाहर चला जाए, क्लोरीन एक अंदर आ जाए, तो क्या बनेगा? CrH2O का होल 5 बनेगा, एक क्लोरीन अंदर आएगा, तो आपका बच्चों कितना हो जाएगा? 2 क्लोरीन यहाँ बचेगा और यहाँ पर एक H2O आ गया। इसका जो रंग है ना वो हरा रंग हो जाता है, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर H2O के अणुओं का विनिमय हुआ है ना। अब फिर से एक और हम ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर की नीति चल रही है ना, ट्रांसफर करो। तो यहाँ पर आपका क्रोमियम हो गया, H2O का होल 4 बचेगा और एक क्लोरीन और अंदर आ जाएगा, तो Cl2 बचेगा, बाहर Cl हो जाएगा और H2O का होल ट्वाइस हो जाएगा, 2 H2O, या यहाँ पे 2 H2O कर लो आप, ठीक है। इसका रंग बदल करके बच्चों लगभग गहरा हरा हो जाता है, गहरा हरा रंग हो जाता है। मतलब प्रॉपर्टी बदलेगा। जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। यहाँ पर देखो अंदर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ 5 बचा, यहाँ पर 4 बचा, तो इनके समावयवी को हम हाइड्रेट समावयवी कहते हैं और इसमें जो समावयवता पाया जाता है उसे हम हाइड्रेट समावयवता कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको मैंने यहाँ पर पूरा विधिवत लिखा है, देखो जरा। अब देखिए यही टॉपिक्स आपको पुराने लेक्चर में मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर पुराना लेक्चर क्या अलग है,
हमें अलग से मेहनत करना पड़े, नहीं 2023 वाला सेशन भी ऐसे ही पढ़ाया गया है, तो आप वहां पर भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, चलिए यहां पर आप देखो क्रोमियम H2O का होल 6Cl3 बैगनी रंग का यौगिक है, ठीक है, 3Cl निगेटिव उपस्थित प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 2Cl निगेटिव, क्लोराइड के 2 आयन रहेंगे, यहाँ पर क्लोराइड का एक ही आयन रहेगा, ये गहरा हरा रंग का होगा, ये हरे रंग का होगा। तो इस प्रकार से इनमें समाव्यपता हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चों बंधन समाव्यपता। बंधन समाव्यपता का मतलब एक ही परमाणु है, एक ही हमारे पास ग्रुप है, लेकिन बंध अलग अलग परमाणु उसमें से भाग ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास SCN है और NCN है, देखो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर सल्फर वाला परमाणु भाग ले रहा है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन परमाणु भाग ले रहा है। यानी जो यहाँ पर लिगेंड है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, यहाँ पे सल्फर दे रहा है और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन दे रहा है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले अलग अलग है, जबकि ग्रुप एक ही है। SCN की बात करो, यहाँ भी SCN ही है, लेकिन दोनों में बंध बनाने वाले भिन्न भिन्न है। संरचना जब हम बनाएंगे तो भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ा होगा, यहाँ पे S परमाणु से जुड़ा होगा और यहाँ पर N परमाणु से जुड़ा होगा, तो बंध अलग अलग है। भाई रासायनिक सूत्र दोनों सेम है, आप देख लो, लेकिन जब यहाँ पर बंध बना तो S के साथ बना, यहाँ पे N के साथ बना। कहने का मतलब जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही लिगेंड में भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ते हैं तो भिन्न भिन्न संरचना प्राप्त होती है, एक दूसरे के समावयवी होते हैं, और यह जो घटना होता है वो बंधन समाव्यपता कहलाता है। बस सीधा फंडा है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आयन या लिगेंड जो है वो जुड़ते हैं, तो उनके जब भिन्न भिन्न परमाणु जुड़ते हैं तो भिन्न भिन्न संरचना प्राप्त होती है, तो वो भिन्न भिन्न एक दूसरे के समावयवी होते हैं। तो वहां पे जो समाव्यपता होती है बच्चों, वो बंधन समाव्यपता होती है, ठीक है ना। बंधन समाव्यपता क्लियर। देखो जरा, जब केंद्रीय धातु आयन के एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ता है, मतलब केंद्रीय धातु आयन के साथ एक ही लिगेंड के अलग अलग परमाणु जुड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर SCN में S जुड़ा है, यहाँ भी SCN है, लेकिन यहाँ पर N जुड़ा है, तो संरचना भिन्न होती है, एक दूसरे के समावयवी होती है, और इस घटना को बंधन समाव्यपता कहते हैं। इस प्रकार के लिगेंड को एम्बिडेंटेंट लिगेंड भी कहा जाता है। बस अब देखो क्वेश्चन बनेगा बंधन समाव्यपता को समझाइए, तो बस आपसे क्या बनना चाहिए, 3 अंक में इसका मतलब 2 अंक में आएगा, तो 3 लाइन इसे आप लिखो और उदाहरण लिख दो, बस इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है बच्चों। इसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पे, उपसह संयोजी समाव्यपता में। काफी महत्वपूर्ण है ये समाव्यपता। देखो हर एक समाव्यपता काफी महत्वपूर्ण होता है बच्चों। वैसे भी समाव्यपता लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। हाँ, उदाहरण तो याद करना पड़ेगा, इसमें ये कोई गारंटी नहीं भाई कि हम आपको उदाहरण याद कराएंगे। उदाहरण जैसे एक ही उदाहरण याद करना है। अब देखो उपसह संयोजी समाव्यपता क्या होता है, आप सबको पता है कि उपसह संयोजी क्षेत्र ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। देखो जरा, ये आपका ब्रैकेट के अंदर हो गया, ये आपका उपसह संयोजी क्षेत्र है, ये आपका धनात्मक भाग है, और किसी भी यौगिक में 2 भाग होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यहां पर धनात्मक भी आपका उपसह संयोजी क्षेत्र वाला है, और बच्चों ऋणात्मक भाग, ये आपका ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। देखो जरा कि भाई धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग दोनों संकुल है। यहां पे भी देखो आप संकुल देखो, ये आपका धनात्मक आयन भी संकुल है और ऋणात्मक आयन भी संकुल है, सही है। ये जो आपका उपसह संयोजी समाव्यपता किसमें पाया जाएगा कि जब हमारे पास उपसह संयोजी यौगिक में 2 भाग होगा, धनात्मक ऋणात्मक, तो धनात्मक भाग भी आपका संकुल आयन होगा और ऋणात्मक भाग भी आपका संकुल आयन होगा, और फिर इनके बीच केंद्रीय धातु परमाणु का बदलाव हो जाए, या तो लिगेंड बदल जाए, क्रोमियम यहां चला जाए, ठीक है, और कोबाल्ट यहां चला जाए, या कि मान लीजिए NH3 इसके साथ जुड़ जाए, CN इसके साथ जुड़ जाए। समझ रहे ना। तो कुल मिलाकर के इनके बीच लिगेंड का बदलाव हो जाए, या तो केंद्रीय धातु परमाणु, आप लिगेंड भी बदलो ना, चाहे दोनों को बदलो, बदल तो जाए। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट यहाँ चला जाएगा तो CN के साथ जुड़ जाएगा, या CN यहाँ पे चला जाए तो कोबाल्ट के साथ जुड़ जाएगा, है तो वही चीज। एक को बदलोगे तो दोनों का वही कंडीशन कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर जरा थोड़ा सा कि जब धन आयन एवं ऋण आयन दोनों संकुल आयन, दोनों संकुल है। देखो यहां पर भी देखो, ये संकुल, ये संकुल, क्रोमियम यहां चला गया, कोबाल्ट यहां चला गया, खत्म कहानी। इसमें जो समाव्यपता उत्पन्न हो गई उपसह संयोजी समाव्यपता है। उपसह संयोजी क्यों, नाम ही इसका उपसह, क्योंकि भाई दोनों के दोनों उपसह संयोजी संकुल है ना, दोनों के दोनों संकुल है, और फिर उन संकुल आयनों में केंद्रीय धातु परमाणु का आदान प्रदान हुआ है, या कि लिगेंड परस्पर आपस में बदल गए,
ठीक है, मतलब कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा है तो कोबाल्ट के साथ Cn जुड़ गया है। यहां पर क्रोमियम के साथ Cn जुड़ा था तो क्रोमियम के साथ NH3 जुड़ा है। लिगेंड बदल गए ना, लिगेंड के बदलने से ही यहां पे समव्यवस्था उत्पन्न होती है, लेकिन कारण है कि ये उसी यौगिक में पाया जाएगा जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भाग संकुल होंगे। यदि संकुल नहीं है तो फिर वहां पर उपसह संयोजी समव्यवस्था नहीं होगा बच्चों, खत्म कहानी। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा उपसह संयोजी यौगिक जिसमें धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग दोनों के दोनों संकुल हैं, और संकुलों में जब लिगेंड का परिवर्तन होता है तो जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं उपसह संयोजी समव्यवस्था। बस खत्म कहानी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आपको एक ही तैयार करना, 2-3 एग्जाम्पल तैयार करने की जरूरत नहीं, रट्टाफिकेशन की जरूरत है, कम से कम एक एग्जाम्पल आपसे बनना चाहिए बस। अब देखो उपसहसंयोजी स्थित समव्यवस्था, इस बार देखो यहां पर भी कहोगे सर उपसहसंयोजी बोले थे, यहां पर भी उपसहसंयोजी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये होता है कि ये उस प्रकार के यौगिक में पाया जाता है जिसमें दो संकुल आयन है, सीधा फंडा। यानी उपसहसंयोजी कोष्ठ समन्वयन कोष्ठ 2-2 है, उपसहसंयोजी क्षेत्र 2-2 है, संकुल है दोनों के दोनों को मिलाकर। और इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक ही संकुल है, एक ही संकुल आयन है, लेकिन उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक है। बहुनाभिकीय संकुलों में विभिन्न नाभिकों से जुड़े लिगेंड परस्पर परिवर्तित हो जाए, मतलब एक ऐसा संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक जिसमें नाभिकों की संख्या अधिक है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या अधिक है। जैसे यहां पर 2 कोबाल्ट हैं, 2 केंद्रीय धातु परमाणु है, और इनके बीच जब लिगेंड का परिवर्तन हो जाए, जैसे यहां पे NH3 है ना, और एक क्लोरीन यहां आ जाए, सॉरी NH3 का होल 4, यानी NH3 के 4 परमाणु हैं, परमाणु तो नहीं कह सकते, NH3 अणु होता है ना, तो NH3 के 4 अणु हैं। एक क्लोरीन का परमाणु यहां आ जाए तो NH3 का यहां बदल जाएगा। देखो पहली बात, ये कहां पर पाई जाएगी? ऐसा कोई भी हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक हो जिनमें नाभिक एक से अधिक हो, विभिन्न धातु नाभिक से जुड़े हों, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक हो, और फिर उन केंद्रीय धातु परमाणु में जब लिगेंड का परस्पर बदलाव होता है, लिगेंड आपस में बदलते हैं, तो जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है बच्चों वो उपसहसंयोजी स्थित मतलब उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर ही स्थित बदल रहे हैं। अभी इसके पहले कहीं भी आप ना देखे होंगे कि अंदर ही स्थित बदलने से हो जाए, बाहर के साथ बदलाव होता था। सही है कि नहीं भाई? अभी यहां पर भी देखो बाहर के साथ बदलाव हुआ था, जितना भी आपने 4 समव्यवस्था पढ़ा वो बाहर के साथ बदलाव कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो अंदर ही बदलाव हो रहा है, मतलब उपसहसंयोजी के अंदर ही स्थित लिगेंडों में स्थान में परिवर्तन हो रहा है, और इसके स्थित से परिवर्तन से उपसहसंयोजी स्थित समव्यवस्था उत्पन्न होती है। कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है? क्योंकि भैया जो अब हमारा आगे आने वाला है प्राकाशिक समव्यवस्था, ज्यामितीय समव्यवस्था, ये अब आपको स्वतः ही करना है। दो आता है। प्रकाशिक समव्यवस्था ये होता है, ये थोड़ा सा कठिन है, ये दोनों ज्यामितीय और प्रकाशिक दोनों थोड़ा सा कठिन है। प्रकाशिक समव्यवस्था ये है कि एक ही यौगिक को हम इस प्रकार से अरेंज कर दें कि बीच में दर्पण रख दें तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाए। भाई 2 समान यौगिक है, ये भी और ये भी, और इसको इस प्रकार अरेंज कर दिया जाए कि एक दर्पण प्रतिबिंब हो जाए, तो वहां पर जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है बच्चों वो प्रकाशिक समव्यवस्था होती है। बस कुछ भी नहीं है। प्रकाशिक समव्यवस्था में मैं इतना ही समझा पाऊंगा, क्योंकि भाई ये यौगिक है, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। दोनों सेम है, यहाँ पे दर्पण रखो तो इसका प्रतिबिंब ये है या इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। तो जब ऐसे 2 समान यौगिक जिनमें एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तो वहां पे वो प्रकाशिक समव्यवस्था कहलाती है बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रकाशिक समव्यवस्था में कुछ भी हम नहीं कर सकते। बस इतना साधारण सा भाषा है कि भाई ये तो मैंने आपको बताया कि जितने समव्यवस्था उसका एग्जाम्पल आपको तैयार करना पड़ेगा। किसी के कहने से या किसी लॉजिक से, किसी ट्रिक से कोई कहे तो ऐसा नहीं हो सकता। समव्यवस्था में उदाहरण आपको तैयार करना ही पड़ता है। बस हमारी कृपा ये रहती है कि हम आपको उसको किस तरीके से आपके माइंड में बैठा सकें, ठीक है बच्चों। और ज्यामितीय समव्यवस्था में क्या होता है, इसे सिस ट्रांस समव्यवी भी कहते हैं। चलो सिस ट्रांस आपको मैं समझाऊंगा। केंद्रीय धातु के चारों समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती अर्थात 90 डिग्री पर होते हैं तो उसे सिस समव्यवी कहते हैं। जब विकर्णवत विपरीत 180 पर होते हैं तो उन्हें ट्रांस समव्यवी कहते हैं। देखो जरा क्या कहा गया कि हमारे पास एक यौगिक है, जब ये दोनों देखो जरा लंबवत यहां पे और यहां पे ये 90 डिग्री पर होंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, सिस कहलाएंगे। लेकिन 180
180 पर होंगे, विकर्ण पर होंगे तो ट्रांससमावयवी कहलाएंगे। और दोनों का रासायनिक सूत्र समान है किंतु संरचना अलग अलग है, इसलिए ये ज्यामितीय समावयवी है, यानी इनमें ज्यामितीय समावयवता पाया जाता है। कुछ भी नहीं है, फिर से समझो कि सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं ज्यामितीय समावयवता को। सिस समावयवी कब कहते हैं बच्चों? जब ये धातु आयन दो समान लिगेंड एक दूसरे के निकट हों। देखो क्लोरीन क्लोरीन निकट है, NH3 NH3 निकट है, तो अभी ये सिस समावयवी। लेकिन ये दूर हो जाते हैं विकर्ण में। अब क्लोरीन इसके दूर है क्योंकि क्लोरीन चलेंगे तो पहले NH3 पड़ेगा। तो जब दूर स्थित हो, विकर्ण पर स्थित हो और एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो, अभी ये 90 डिग्री पे थे, है ना, दोनों के बीच 90 डिग्री है, अब दोनों के बीच जो है 180 डिग्री का बन रहा है, तो फिर आपका ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सिस ट्रांस कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी केंद्रीय धातु आयन के साथ दो समान लिगेंड पास पास जुड़े होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, तो सिस समावयवी होते हैं। और जब विकर्ण पर स्थित होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं, तो उन्हें ट्रांस समावयवी होती है कहते हैं बच्चों। और इस प्रकार की समावयवता ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ज्यामिति मतलब संरचना वाला चीज है, ठीक है। और इसका ये आप उदाहरण ले सकते हो, दोनों आपकी कोई एक उदाहरण तैयार कर लो। क्लोरीन क्लोरीन पास पास स्थित है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए सिस समावयवी है। यहाँ पे ट्रांस प्लेटिनम में NH3 NH3 क्लोरीन क्लोरीन देखो 180 डिग्री पर है, तो ट्रांस समावयवी, एक दूसरे के समावयवी, और इसमें जो समावयवता है वो ज्यामितीय समावयवता है। और जो आपके सिलेबस में है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो चीज़ मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। लेकिन हाँ, इसका आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से भी ले सकते हैं, या कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, और आप नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।